Good morning, students. Today we are going to discuss a new topic, that is Human Genome Project. We have already discussed so many lectures in our previous topics we have discussed. In the last lecture we have also discussed about gene regulation. Today we will be discussing about Human Genome Project, which is a very new thing for you. So now let us discuss. Now, Human Genome Project, जो ये नाम आता है, लग रहा है आपको, ये एक्चुअली 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी. जेनेटिक मेकअप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर प्रेजेंट इन देयर डीएनए. डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं. एक हैप्लॉइड सेल में 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं. डिप्लॉइड सेल में यही 6 बिलियन के आसपास हो जाए. तो ये जितनी सारी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, सिंस वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट है, आईक्यू लेवल डिफरेंट है, बात करने का तरीका डिफरेंट है. सो देयर मस्ट बी सर्टेन चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस. क्योंकि जेनेटिक मेकअप जो है उसी से सब चीज डिसाइड होती है. तो देयर मस्ट बी सर्टेन डिफरेंसेस आल्सो इन आवर डीएनए. जस्ट इन ऑर्डर टू फाइंड दोज डिफरेंसेस, कहाँ वो डिफरेंसेस लोकेटेड है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 1990 बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए. इन दोनों ने कंबाइन होके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी. तो चलिए इसके बारे में लोग आगे भी देखते हैं. तो जिस तरह से 1990s के आसपास जिस तरह से इम्प्रूवमेंट आया था जेनेटिक इंजीनियरिंग में, it became possible to isolate genes, and after isolating genes, transferring that into a vector, और फिर उसकी क्लोनिंग कर सके, ये आसान हो गया. कहने का मतलब किसी इंसान से जीन्स लेना और उसको क्लोन करना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ये आसान प्रक्रिया हो गई. यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग आसान हो गई. और उसका सीक्वेंस पता करना, डीएनए का सीक्वेंस पता करना भी आसान हो गया. इसको देखते हुए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 1990 में. 13 साल का ये प्रोजेक्ट था. हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इट वाज स्टार्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एज वेल एज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. ये बताया हुआ हमने. सबसे पहले इसमें एक ट्रस्ट ज्वाइन किया था, वेलकम ट्रस्ट, यूके में जो है उसने ज्वाइन किया था इस प्रोजेक्ट को. अब ये देखिए, ये कुछ किस तरह से ये किया जाता है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है. जैसे फॉर एग्जांपल, ये जैसे मान लीजिए ये आपका फ्रेगमेंट है डीएनए, ठीक है. ये देखिए ये वेक्टर है आपका, ये है आपका फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए. जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को आप वेक्टर में ट्रांसफर कर सकते हो. ये देखिए, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, दिख रहा है आपको. इसके बाद इसी वेक्टर को, इसमें वो डीएनए प्रेजेंट है, ये वाला फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इस वेक्टर में, इसी वेक्टर को आपने एक होस्ट में ट्रांसफर कर दिया, और होस्ट यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है. अब देखिए यही वेक्टर, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इसलिए कह रहे हैं कि उसमें डिजायर्ड फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है. अब देखिए एक वेक्टर से कितने सारे वेक्टर बन गए, आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे वेक्टर बन गए यहाँ पे. ऐसा क्यों है? इसी को क्लोनिंग बोलते हैं. अब कई सारे वेक्टर बने हुए हैं तो उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी भी क्लोनिंग हुई होगी. तो इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कई सारे सेल्स बनाए जाते हैं. ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसिंग करनी थी, और हर सीक्वेंसिंग करने में लगभग अप्रॉक्सीमेटली $3 का खर्चा था. तो एक तो बहुत पैसा खर्च होने वाला था. दूसरा, टू स्टोर सच अमाउंट ऑफ डेटा, इतना सारा डेटा स्टोर करना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट.
अगर ये बुक्स में स्टोर होता, हर बुक में अगर हर बुक के हर पेज में 1000 वर्ड्स होते तो ऐसी लगभग 3000 बुक्स चाहिए थी डेटा स्टोर करने के लिए। तो स्टोरिंग डेटा वाज अगेन अ प्रॉब्लम, रिट्राइवल ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, यही वजह इसका नाम रखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें कई सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। शुरुआत तो यूएस ने की थी, लेकिन यूके ने, कनाडा ने, चाइना ने, जर्मनी ने, जापान ने, मेनी ऑफ द बिग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोजेक्ट। तो इट वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि कंप्यूटर के बिना ये प्रोजेक्ट नहीं पॉसिबल था। इतना डेटा, इतने सारे डेटा को स्टोर करने के लिए लाइब्रेरी की जरूरत पड़ जाए, वो भी कम होती। तो सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प ली गई ताकि इतने सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकते। इंफॉर्मेशन से यहाँ क्या मतलब है, जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, डीएनए प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, यानी 23 क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसमें कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, वो इतने सारे थे कि उसके लिए एक लाइब्रेरी भी छोटी पड़ जाती। तो सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प ली गई थी। तो कंप्यूटर की हेल्प ली गई थी और उसका एनालिसिस करने में भी कंप्यूटर की हेल्प लगी, ये देखने में कि कौन से जीन्स प्रेजेंट है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। तो इससे एक नए फील्ड का डेवलपमेंट हुआ, उसको हम बोलते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये याद दिया हुआ। तो देखिए ये फिगर जो नीचे आपको दिख रहा होगा, एनसीईआरटी बुक में भी है, ये लड़की का फिगर है, गर्ल इज प्रेजेंट है। सेल इसका एक लिया गया और सेल में ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है वो दिखाया जा रहा है। इस डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्टोर करता है। इस डायग्राम से भी ये पता चलता है। चलिए आगे देखिए, ये गोल्स ऑफ एचजीपी। अब देखिए 20 to 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करना, ये गोल था एचजीपी का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। फिर जितनी भी सीक्वेंस प्रेजेंट है, 3 बिलियन सीक्वेंस बेस पेयर्स, उनको पता करना, ये एम था एचजीपी का। नाउ टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस, कैसे इसको स्टोर किया जाए, ये भी एक एम था। इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, ऐसे टूल बनाना जिसको डेटा को आपने स्टोर तो कर दिया, अब एनालाइज करना, उस डेटा को पता लगाना है, एनालाइज करना है, देखना है। तो ऐसे टूल बनाए जिसे एनालाइज किया जा सके। फिर ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू इंडस्ट्री। अब जैसे आपने सीक्वेंसिंग कर दी, पता लगा लिया डीएनए का सीक्वेंस क्या होता है ह्यूमन में, तो फिर अब इसको इंडस्ट्री को ट्रांसफर करना, मेडिकल इंडस्ट्री को। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी और एक मान लो डिजीज आदमी है, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 16 में उसमें वो सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है जो डिजीज है, तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली कौन से पोजीशन पे वो डीएनए का सीक्वेंस जो है वो डिफर कर रहा है नॉर्मल आदमी से, जिसकी वजह से वो बीमार हो रहा है, और वो कौन सी प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये पता चल जाएगा कि किस प्रोटीन की वजह से कौन से सेगमेंट ऑफ डीएनए में म्यूटेशन आ गया, यानी कि चेंज आ गया, जिसकी वजह से एक बीमारी हुई। तो इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री को बताने से ये फायदा होगा, दे विल बी एबल टू क्योर इट बाय मेकिंग सम ड्रग्स। तो इसलिए एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। ये जितने भी इश्यूज हैं आगे कई साल के बाद, एचजीपी तो हो चुका ऑलरेडी, तो 13 साल का प्रोजेक्ट था, लेकिन 2006 में कंप्लीट हुआ, डिले हो गया। लेकिन इससे कितने सारे इश्यूज होंगे, एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज, तो उसको भी एड्रेस करना इसका एक गोल था जब इसकी शुरुआत हुई थी। तो अब ये होम असाइनमेंट है, तो ब्रीफ नोट है ह्यूमन एचजीपी पे, ये आप कर लेंगे। बायोइन्फॉर्मेटिक्स नेसेसरी क्यों था एप्लीकेशन इस फील्ड के लिए। नाउ गोल्स ऑफ एचजीपी जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।